Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. Today, we will talk about financial intermediaries, which is your banks, right? ये banks होते क्या है, कैसे काम करते हैं? How many types of banks are there? ठीक है ना? How RBI differentiates between scheduled banks and non-scheduled banks? ये scheduled bank and non-scheduled banks क्या होते हैं? AIFI, All India Financial Institutions, जिसमें आपका नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम एंड NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। आपके बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कुछ टर्म्स पूछी जाती है या शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में पूछा जाता है, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। ओके, सबसे पहले आपको समझना है FI, विच इज़ योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती है, जिनको आप बैंक्स भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है? व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वो एंटिटी है, क्या है? ये वो एंटिटी है जो एक्ट करती है, क्या करती है? विच एक्ट्स एज अ मिडल मैन। क्या? एज अ मिडल मैन। बात समझ आ रही है? ये वो एंटिटी है जो एक्ट करती है एक मिडल मैन की तरह। बात समझ आ रही है? एक ब्रिज की तरह। किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज। एक तो कौन सी पार्टी होगी आपकी? लेंडर, और दूसरा क्या होगा आपका? बोरोवर। बात समझ आ रही है? इन दोनों के बीच में आपका एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो ये ट्रांजैक्शन को कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है लेंडर और बोरोवर के बीच में, उनके बीच में जो मिडिल मैन है उसको आप बैंक कहेंगे या तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है, तभी इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडियरी। क्या कहते हैं? इंटरमीडियरी। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट इनको डिवाइड कैसे करते हैं हम? विच फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है इनको हम डिवाइड करते हैं या तो बैंक्स में, और दूसरी है नॉन बैंक्स। बैंक्स और नॉन बैंक्स। और बैंक्स में आपका क्या आएगा? बैंक्स में आपके दो तरह के बैंक्स आएंगे। एक आपके आएंगे कमर्शियल बैंक्स, यू हैव टू नोट दिस डाउन, ठीक है। एक तो आपका आएगा कमर्शियल बैंक्स एंड दूसरा आपका कौन सा आएगा? कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और नॉन बैंक्स में अभी हम आते हैं। सबसे पहले आप देखो, कमर्शियल बैंक्स में या तो वो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारी चीज़ें क्या होती है इन मीन वाइल वो भी देखेंगे, फिलहाल आप क्लासिफिकेशन देखो। दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। एक होगा पब्लिक, दूसरा होगा प्राइवेट, तीसरा होगा फॉरेन। क्या होगा? फॉरेन सेक्टर बैंक, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, ठीक है। नॉन शेड्यूल शेड्यूल भी देखेंगे, और ये जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन बैंक है, ये भी हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है आपका। बात समझ आ रही है? ठीक है। फिर एक और टर्म इसमें आती है डिफरेंशियल बैंक्स। क्या आती है? डिफरेंशियल बैंक्स। बैंक्स की बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन में, और डिफरेंशियल बैंक्स में या तो आएगा रीजनल रूरल बैंक RRB, या तो आएगा लोकल एरिया बैंक। बात समझ आ रही है? फिर उसमें छोटे मोटे पेमेंट्स बैंक भी आएंगे, पेमेंट्स बैंक। बात समझ आ रही है? पेमेंट्स बैंक, ठीक है ना। पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, छोटे मोटे वो बैंक्स, डिजिटल बैंक्स, ये भी एक्ट करते हैं एज अ इंटरमीडियरी। बात समझ आ रही है? कैसे करते हैं आगे जाके देखते हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन बैंक्स। नॉन बैंक्स में आपकी क्या क्लासिफिकेशन रहेगी? एक तो आपका रहेगा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको कहते हैं AIFI। दूसरा आपका आता है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जिम पूछा जाएगा। एग्जिम क्या है आपका? ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नाबार्ड के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉन बैंकिंग एंटिटी है, ये आपको याद रखना है, किसके अंडर आएगा? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर। इसी तरह सिड भी है आपका, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट बनता है। NHB। बात समझ आ रही है? NBFCs में आपको पढ़ना है NBFC क्या होती है। बात समझ आ रही है? जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना, इंश्योरेंस फंड, पेंशन, माइक्रो फाइनेंस, जो कंपनीज होती हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या होती है? ये भी इन अ मीन वाइल वो भी हम देखेंगे। नाउ यू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और यू कैन कॉल इट बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। बैंक्स में आपका क्या आएगा? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन बैंक्स में आपका आएगा AIFI एंड NBFCs, ठीक है। चलिए, बैंक्स को इन डिटेल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा RBI के बारे में पता होना चाहिए, राइट। RBI के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी जान चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट आज अब थोड़ा सा इसके बारे में जानो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले RBI सेटअप क्यों हुआ, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस थोड़ा सा जानना है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना है आपको। 1913 की अगर हम बात करें, आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स तब थे, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं इन मीन वाइल वो भी देखेंगे, ठीक है। जो बैंक्स थे तब, उनको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता था। क्या किया जाता था? कंपनीज
एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता था, क्योंकि तब यहाँ कंपनी रूल चल रहा था। बात समझ आ रही है? तो कंपनीज एक्ट के अंडर इनको कमर्शियल बैंक्स को रजिस्टर किया जाता था, और उनके पास जो मॉनिटरिंग जो होती थी उन बैंक्स पे, हमने मॉनिटरी पॉलिसी में देखा CRR SLR के बारे में, ये सब चीज़ें क्या होती है, RBI क्यों ये बैंक्स पे लागू करता है, इसका मुद्दा क्या है, इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, फ़ायदे क्या है। बात समझ आ रही है? तो ये सब चीज़ें तब नहीं था, तब ये CRR SLR वैसएलआर चीज़ें नहीं होती थी, और मॉनिटरिंग उतनी नहीं होती थी बैंक्स पे, ठीक है। उसके बाद 1926 में क्या हुआ, रॉयल कमीशन जो इंडियन करेंसी पे आता है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, हिल्टन यंग कमीशन आया था। बात समझ आ रही है? उनने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि भाई साहब एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए यहाँ पे, जो बैंक्स की क्या करे, देख रेख करे। क्या बोला था हिल्टन यंग कमीशन में? हिल्टन यंग कमीशन ने क्या बोला था, उन्होंने रिकमेंड की थी, क्या रिकमेंड की थी कि भाई साहब सेंट्रल बैंक एक सेटअप करो, उसका नाम रखो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि वो बैंक्स की देखरेख करे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1929 आप सीक्वेंस में देखिए, 1913 में क्या हुआ था, कंपनीज एक्ट, बैंक ज़्यादातर कंपनीज एक्ट के अंडर होते थे, उनके पास CRR SLR ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ती थी, मॉनिटरिंग उतनी नहीं होती थी। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी, और उन्होंने वहाँ पहली बार RBI का जिक्र किया, बोला कि सेंट्रल बैंक एक सेटअप होना चाहिए जो बैंक्स की देखरेख करे। 1929 में अनफॉर्चुनेटली एक ग्रेट डिप्रेशन आया। क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन। कहाँ पे? USA में, जिसने क्या किया, 450 से ज़ायद, मतलब 450 से ज़्यादा बैंक्स इंडिया में क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। बात समझ आ रही है? तो फिर क्या किया, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कुछ सीरियस एक्शंस लेने की सोची कि भाई साहब अब तो हमें RBI सेट करना ही है। बात समझ आ रही है? उसके बाद 1934 की अगर हम बात करें, 29 के बाद 1934 की अगर हम बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इनैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इनैक्ट हुआ था, RBI एक्ट 1934 जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर 1935 में क्या हुआ था, RBI जो है वो ऑपरेशनल हुआ 1 अप्रैल से, ठीक है ना। 1 अप्रैल से ये क्या हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था। एंड फर्स्ट गवर्नर अगर पूछा जाए कौन था, ओसबॉर्न स्मिथ। क्या? ओसबॉर्न स्मिथ। बात समझ आ रही है? ओसबॉर्न स्मिथ उसका नाम था, 1 अप्रैल 1935 में ऑपरेशनल हुआ था। बात समझ आ रही है? और उस वक्त हमारा वॉइस रॉय कौन सा था, उसका नाम था वेलिंगटन। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। और तब की अगर हम बात करें, RBI को गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट कितना ओन करती थी, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास सिमिलर अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 4.4% समथिंग। बात समझ आ रही है? उतने शेयर गवर्नमेंट के नहीं थे RBI के। बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ 4.4% ही थी। अच्छा, उसके बाद 1935 जुलाई की अगर हम बात करें, जो कमर्शियल बैंक्स है, क्या कमर्शियल बैंक्स है, उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती थी, ठीक है ना, ताकि वो RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आए। किसमें? RBI एक्ट में कुछ शेड्यूल्स हैं, और उसके सेकंड शेड्यूल में आए। सेकंड शेड्यूल में उनको नाम दिया जाएगा कि भाई साहब शेड्यूल्ड बैंक है ये। क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है। बात समझ आ रही है? हम शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स भी देखेंगे। 1935 जुलाई में क्या हुआ, फिर से देखो, कमर्शियल बैंक्स को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती थी सेकंड शेड्यूल में आने के लिए RBI एक्ट के। उनको नाम दिया जाता था शेड्यूल बैंक्स, और उनको रखना पड़ता था CRR और RBI के साथ। बात समझ आ रही है? एंड ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में प्रीवियसली देख चुके हैं, CRR क्या होता है, RBI के साथ कैसे रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1948 में। बात समझ आ रही है? 1948 से लेके 49, आज़ादी के बाद की बात हो रही है। क्या हुआ कि जो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, आपने प्रीवियसली देखा 4.4% कौन ओन कर रहा था, गवर्नमेंट ओन कर रहा था, ठीक है। और जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको बोला गया कि आप ये जितने भी शेयर्स आपके पास है, ये आप ट्रांसफ़र करो। क्या करो? ट्रांसफ़र करो गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल आए। और अंडर क्या? अंडर RBI एक्ट एंड RBI ओनरशिप एक्ट 1948। बात समझ आ रही है? ओके, तो ओनरशिप अब गवर्नमेंट के पास आ गई, राइट। तो अब जब ओनरशिप गवर्नमेंट के पास आ गई, तो जो RBI का गवर्नर है वो आंसरेबल हो गया। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और उसको एक डिविडेंड भी देना पड़ेगा, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बात समझ आ रही है? अंडर व्हाट? अंडर RBI ओनरशिप एक्ट 1948। फिर उसके बाद 1949 में क्या हुआ? 1949 में क्या हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया। क्या आया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसको नाम रखा गया। उस एक्ट के अंडर क्या क्या बोला गया? उस एक्ट के अंडर कुछ पावर दिया गया RBI को पावर इंक्रीज़ किया गया कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, पहला आप लाइसेंस दे सकते हो। क्या कर सकते हो? लाइसेंस दे सकते हो। किसको लाइसेंस दे सकते हो? बैंक्स को। बात समझ आ रही है? बैंक्स को लाइसेंस दे सकते हो। बात समझ आए? मतलब किसी को अगर बैंक खोलना है तो ओपन अ बैंक, ठीक है ना। किसी कंपनी को बैंक खोलना है तो उनको आप लाइसेंस प्रोवाइड करोगे फॉर सर्टन कंडीशंस, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, परमिशन दिया जाएगा।
परमिशन दिया जाएगा ब्रांच खोलने के लिए बैंक्स को, जो ऑलरेडी आप ओपन किया है, लाइसेंस दिया है, उनको ब्रांच खोलने के लिए परमिशन दोगे आप, ठीक है ना। नंबर 3 क्या बोला गया कि भाई साहब आप एक लिक्विडिटी जो नॉर्म्स होते हैं SLR जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, और बैंक्स को बोलो कि भाई आप ये नॉर्म्स जो है ये रखा करो और ये प्रिस्क्राइब किए गए पहली बार। बात समझ आ रही है। तो किसके अंडर SLR किया गया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, CRR आपने देखा था प्रीवियसली। ओके, नंबर 4 क्या बोला गया? और बोला गया कि भाई साहब आप डिपॉजिटर्स का जो हम डिपॉजिटर्स हैं, हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, वो सेफ़ है कि नहीं है, हाउ डू वी नो? कल को बैंक फेल हो जाए तो क्या होगा? बात समझ आ रही है। तो ये जो है ये एलिमिनेट करने के लिए आप जो हमारा जो डिपॉजिट है, हमारा जो डिपॉजिट है वो क्या करोगे? आप प्रोटेक्ट करोगे। क्या करोगे? प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट जो है वो आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है ना। इसी तरह आपको पावर दिया गया, किसको? RBI को पावर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो कि भाई साहब आप एलिमिनेट कर सकते हो बैंक्स को, या उनको मर्ज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई बैंक वीक पड़ रहा है, फेल हो रहा है, तो किसी अच्छे बैंक के साथ उनको मर्ज करो, एक बैंक बनो, मतलब मर्जर ऑफ बैंक्स भी दिया गया, ठीक है। तो ये सारे पावर्स इनको दिए गए, ठीक है। तो सेटअप हुआ आपका RBI बैंक, ठीक है। चलिए, ओके, और क्या चीज़ आपको RBI में याद रखनी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है? जो आपका RBI का सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन है, क्या है? सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन है। RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उसका कंपोजिशन क्या है वो इंपॉर्टेंट बनता है, उसमें पूछा जाएगा आपका। उसमें नॉन ऑफिशियल कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। बात समझ आ रही है। कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में आपके 2 ऑफिशियल होंगे गवर्नमेंट के जो नॉमिनेट किए गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। 10 डायरेक्टर आपके होंगे जो नॉमिनेट किए हैं गवर्नमेंट ने। बात समझ आ रही है। 2 तो डायरेक्टली गवर्नमेंट से आएंगे, 10 नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, और 4 जो होंगे डायरेक्टर वो होंगे आपके RBI से। बात समझ आ रही है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात हो रही है जो आपके लोकल बोर्ड्स होते हैं। बात समझ आ रही है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ अलग अलग बोर्ड से, लोकल बोर्ड से आपके 4 RBI के डायरेक्टर आएंगे। उसके बाद आपका ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आपका RBI गवर्नर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 4 डिप्टी गवर्नर आएंगे। बात समझ आ रही है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। RBI के CBC बोर्ड में आपके 4 डिप्टी गवर्नर आएंगे और एक आपका गवर्नर हो गया RBI का, ठीक है। ये ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आपका आएगा, ठीक है। अब जो RBI गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, यही क्या चीज़ें हैं जो आपका RBI का गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट RBI का सेक्शन 8 बोलता है कि क्या? RBI का सेक्शन 8, RBI एक्ट का सेक्शन 8 बोलता है कि 4 से ज़्यादा गवर्नर नहीं होने चाहिए। कौन से? डिप्टी गवर्नर्स की बात हो रही है। 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होनी चाहिए। और उनको कौन सेलेक्ट करेगा? जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट ये कमेटी होगी, उसका क्या नाम है? FSRASC। FSRASC मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ठीक है। बात समझ आ रही है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोट करो, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली टू सेव योर टाइम, ठीक है, बट मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ। FSRASC फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। और जो ये कमेटी है इसका जो हेड होता है, इसका हेड आपका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? एक IAS ऑफिसर होता है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है, ठीक है ना। यही आपके कैंडिडेट्स के नाम आगे भेजता है, यही इसको हेड करता है, इस कमेटी को। बात समझ आ रही है। और जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, ठीक है ना, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसको हेड करता है आपका डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। क्यों? फाइनल अप्रूवल के लिए। क्या? फाइनल अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर ही उसको क्या करता है? हेड करता है, ठीक है। तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का टेन्योर जो होता है यूजुअली कितना होता है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 3 साल। कितना? 3 साल। बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 3 साल, ये एक्सटेंड भी हो सकता है और रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है इनकी, ठीक है। जैसे कि प्रीवियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आज RBI का गवर्नर कौन है और जो 4 डिप्टी गवर्नर है आपके वो कौन से हैं। प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, प्रीवियसली आपका शक्तिकांता दास था, आज कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, चलिए। तो RBI के फंक्शंस आपने प्रीवियसली देखे हैं, डिटेल में देखे हैं आपने RBI के फंक्शंस। तो RBI के फंक्शंस क्या क्या है? RBI के फंक्शंस आपने देखा कि ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, मतलब इसको आप कहेंगे कंट्रोलर ऑफ व्हाट? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। क्या? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ये। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बात समझ आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये फंक्शंस है। और बैंक्स को देखता है, हमने ऊपर देखा कि बैंक्स को कैसे ये रेगुलेट करता है। कुछ NBFCs को भी देखेगा, ये सारी NBFCs को नहीं देखेगा, कुछ NBFCs को देखेगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेगा, कुछ डिजिटल पेमेंट्स को देखेगा। डिजिटल पेमेंट्स हमने प्रीवियसली अलग से लेक्चर लिया था हमने
कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, क्या सब चीज़ें होती है, आरबीआई के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, एनपीसीआई को कौन देखता है और एनपीसीआई के क्या प्रोडक्ट्स है। तो बैंक्स वगैरह इनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, मनी सप्लाई, इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये आपकी क्या होती है, ये रेगुलेट करेगा, यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीज़ें। ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शंस होगी आरबीआई की। और क्या फंक्शन है आरबीआई की, ये इसको कहते हैं बैंकर टू बैंकर्स। क्या कहते हैं इसको, बैंकर्स बैंक भी इसको कहते हैं। वाई, अब देखो, बैंकर टू गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, वैसे भी करता है। और बैंक्स का बैंक है, बात समझ आ रही है, आगे जाके देखेंगे कैसे क्या। और बाकी सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो भी देखता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में आपने वो डिटेल में देखा था मॉनेटरी पॉलिसी में कि कैसे करते हैं ये कंट्रोलर, M0 M1 कैसे M0 इशू करता है अंडर आरबीआई एक्ट, और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने सारा ये डिटेल में देखा था। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी ये कहते हैं बैंकर्स बैंक। क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक भी आरबीआई को कहते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरा इसका नाम ये भी कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। अब देखो, हमने मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में देखा, अगर कोई बैंक ये कहता है, क्या बोलते हैं इसको, उसको पैसे की ज़रूरत है या वीक पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, कुछ पोर्टल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर आर सम पोर्टल्स ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई का एक पोर्टल है जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। क्या है, उद्गम पोर्टल, व्हाट इज़ दैट, उद्गम पोर्टल। अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स हमने रिसेंटली देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई डिपॉजिट है वो 10 साल तक अनक्लेम्ड रहता है, कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो वो एक अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है। तो बैंकर्स को क्या कहा जाता है, जो बैंकर होगा, जो बैंक होगा, उनको बोला जाता है कि आप इसको ट्रांसफ़र करो, इस मनी को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। किसने, DEA, ये आपको याद रखना है। क्या, DEA में आप इसको ट्रांसफ़र करो अगर 10 साल से ज़्यादा या 10 साल तक ग्रेटर और इक्वल टू ये अनक्लेम्ड रहता है। क्या रहता है, अनक्लेम्ड रहता है, तो आप इसको DEA में ट्रांसफ़र करो, आरबीआई के DEA में ट्रांसफ़र करो। किसमें, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो 2023 में क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, सेटअप, एक उद्गम पोर्टल खोला, ठीक है। उद्गम पोर्टल खोला इसी चीज़ के लिए। उद्गम की क्या फुल फॉर्म है, उद्गम पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। क्या, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इन्होंने 2023 में ये सेटअप किया था इसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो जो बेनिफिशियरी इसका होगा वो इजीली सर्च कर सकता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, ठीक है ना, जिसको हम कोर बैंकिंग सर्विस भी कहते हैं, जो हमने CBS प्रीवियसली देखा था, ठीक है ना। वो बस अपना आधार कार्ड नंबर डालेगा या पैन कार्ड नंबर डालेगा, जो भी उसका डेड पेरेंट है, चाहे दादी का अकाउंट है 10 साल से पड़ा है या उनके फादर जी का या किसी का भी है, वो सर्च करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद आपको एक और पोर्टल याद रखना है, प्रवाह पोर्टल। क्या, प्रवाह पोर्टल, ये किस चीज़ के लिए, ये लाइसेंस के लिए। क्या है, ये आपका लाइसेंस के लिए है जो आरबीआई देता है। बात समझ आ रही है, ये भी 2023 में आया था। तो फॉर एग्जांपल किसी बैंक को, किसी NBFC को, किसी डिजिटल पेमेंट को, बात समझ आ रही है, ये भी जितनी भी कंपनीज़ है, इनको अगर लाइसेंस चाहिए, इफ़ दे वांट टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम, तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। बात समझ आ रही है, क्या, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, राइट। So this is your Pravaha portal to obtain license. If any bank, any NBFC want to obtain license, they can apply, they can go through this portal. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो बैंक्स है या NBFCs है, ठीक है ना, NBFCs है या बैंक्स है, इनको रिपोर्ट भेजना होता है ना आरबीआई को। ये कैसे भेजेंगे, इनके लिए एक और पोर्टल है जो आपको याद रखना है, जिसका नाम है दक्ष पोर्टल। क्या है, दक्ष वेब पोर्टल है। ये 2022 की बात चल रही है, तब आया था ये, ठीक है ना। तो आरबीआई मॉनिटर करता है इनको यहीं से। अच्छा, आरबीआई का अपना एक पोर्टल है, आरबीआई का अपना एक पोर्टल है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ई कुबेर पोर्टल। क्या, ई कुबेर पोर्टल, ठीक है। ई कुबेर पोर्टल क्या है, ठीक है ना। ये ई कुबेर पोर्टल, जैसे कि हमने CBS देखा था, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या देखा था हमने, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखा, यू कैन चेक दैट आउट, आपको समझ आएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है। ये आरबीआई का अपना कोर बैंकिंग सोल्यूशन का एक पोर्टल है, और जितने भी बैंकर्स हैं, क्या, जितने भी बैंकर्स हैं, इनका अपना एक करंट अकाउंट है इधर। बात समझ आ रही है, इनका अपना एक करंट अकाउंट है एंड मॉनिटरिंग दैट। और आरबीआई क्या हैंडल करेगा यहाँ पे इस पोर्टल पे, चाहे आपका नेफ्ट हुआ, चाहे आपका RTGS हुआ, चाहे आपका रेपो या ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ आपका, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से मॉनिटर होंगी, यहाँ से हैंडल होंगी ई कुबेर पोर्टल से। बात समझ आ रही है,
और अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, आम लोग हैं, वो भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि ये आरबीआई का अपना एक पोर्टल है, ई कुबेर पोर्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो आरबीआई के बारे में आपने मोर देन एनफ जाना। ठीक है, तो अब हम सीधे पढ़ते हैं कि शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, आरबीआई कैसे कैटेगराइज करता है कि शेड्यूल बैंक है। हमने देखा था उनको सेकंड शेड्यूल में डाला जाता है, कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ती है। वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले आप देखो, शेड्यूल बैंक किसको हम कहते हैं, उनको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। नंबर वन कौन सी कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ती है, कितनी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, 2 कंडीशन। ठीक है, नंबर 1 आपकी कौन सी कंडीशन है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है ना, उनके पास पेड अप कैपिटल, क्या, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स। बात समझ आ रही है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो हैं उनके मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 लाख। कितने, अगर किसी के पास ऐसा कोई पेड अप कैपिटल या रिजर्व टोटल 5 लाख है, ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये कि जो बैंक है ये कोई भी ऐसा बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है, पैसे के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है जो डिपॉजिटर्स है वो उनके लिए हार्मफुल बन जाए। क्या, जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए वो क्या बन जाए, हार्मफुल बन जाए, उनके लिए क्या बन जाए, हार्मफुल बन जाए। बात समझ आ रही है, जो पैसा है आपका बैंक में जा रहा है वो ऐसा कोई बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपका जो पैसा है वो हार्मफुल हो जाए। तो दैट मीन्स नंबर 1 नंबर 2 दीज कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप सेकंड शेड्यूल में आएंगे। कहाँ आएंगे, सेकंड शेड्यूल में आएंगे, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आएंगे, एंड देन यू विल बी नोन एज अ शेड्यूल बैंक, सिंपल एज दैट, शेड्यूल बैंक। आपने ऊपर देखा पेड अप कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। जो रिजर्व्स है, आप देखो एक एग्जांपल ले लो, ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, बात समझ आ रही है, इसमें पानी फिल है, ये इसमें पानी है, ये गिलास है, इसमें पानी है। आप ये देखो कि भाई साहब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, ये पेड अप कैपिटल क्या होता है। एक ग्लास ऑफ वाटर से ही आप समझ जाओगे, इसमें पानी है, बात समझ आ रही है, पानी इसमें फिल करके है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी शेयर कर रही है वो क्या है, ये गिलास है। बात समझ आ रही है, इससे बाहर तो नहीं कर सकते ना, इससे ये बाउंड्री आप देखो, ग्लास है, बात समझ आ रही है, ये आपका ग्लास है, बाकी जितना भी है वो इसके अंदर है। और जो इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल जितना ये ऑथराइज्ड है देने के लिए, ठीक है ना, वो इतना ही है, ये बाउंड्री है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो आपका पेड अप कैपिटल है। क्या है, पेड अप कैपिटल है। ये मतलब क्या है पेड अप कैपिटल, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स है, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स है जो वो कंपनी या जो वो बैंक इशू कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। उस कंपनी के पास कैपेसिटी है उतनी शेयर इशू करने के जितने उसके पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब ये अंदर जितना पड़ा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 5 लाख, सिंपल एज दैट। ठीक है, बट इतना ईजी आपका इतना ईजी तो नहीं होगा। ठीक है, इतना ईजी आपका बैंक बनना, शेड्यूल बैंक तो नहीं होगा। 5 लाख तो किसी के पास भी हो सकते हैं, कोई भी कंपनी अपनी शेयर बना सकती है 5 लाख के, वो कल को अप्लाई कर सकती है कि भाई साहब हमें शेड्यूल बैंक बनना है। बात समझ आ रही है, लेकिन इसमें स्टेप्स है। पहला क्या है, नंबर 1 यू हैव टू रजिस्टर एज अ कंपनी, एंड देन यू नीड टू रिक्वायर कैपिटल। बात समझ आ रही है, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल किस फॉर्म में होना चाहिए, वो आपने खुद ही नहीं रखे हैं ना, वो आपने शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने वो शेयर खरीदे हैं, या बॉन्ड्स। बात समझ आ रही है, तो वो 5 लाख वही है। बात समझ आ रही है। उसके बाद बैंक लाइसेंस लेनी है, क्या लेनी है, बैंक लाइसेंस लेनी है आरबीआई। लेकिन आरबीआई तो आपको हवा में तो बैंक लाइसेंस नहीं देगा ना, वो आपको मॉनिटर कर रही है कि आर यू प्रोटेक्टिंग योर डिपॉजिटर्स, इफ़ नो देन नो लाइसेंस, इफ़ येस तो आपको शेड्यूल बैंक दिया जाएगा। लेकिन आरबीआई आपका स्टिल ऑब्जर्व करेगा, जब वो सेटिस्फाई होगा तब आपको लाइसेंस देगा, आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा कि आप लायक भी हो उसके कि नहीं हो, तब जाके आप एक शेड्यूल बैंक सेटअप कर सकते हैं। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या सब चीज़ें होती है, जो बैंक टाइप्स है, जो बैंक टाइप्स है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन शेड्यूल स्टेट्स, इसके पास शेड्यूल स्टेट्स है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखा शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स आपको समझ आया, तो उसके अपोजिट क्या हो गया, नॉन शेड्यूल्स। इसमें भी आपके आएंगे कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, और नॉन शेड्यूल में भी आपके कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखो शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, और उसके कंपैरिजन में नॉन शेड्यूल बैंक्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होती है। जो आपके शेड्यूल बैंक्स हैं इनको सब डिवाइड आप किस में करोगे, कमर्शियल बैंक्स में। क्या करोगे, कमर्शियल शेड्यूल बैंक भी कह सकते हो, ठीक है ना, या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। जैसे कि आपका एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बात समझ आ रही है। इसी तरह दूसरा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक है, हरियाणा का अपना राज्य सरकारी बैंक है, तमिलनाडु का है, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। इसी तरह एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है। ये कुछ एग्जांपल्स लेके चल सकते हो आप, ठीक है ना। ये शेड्यूल बैंक्स है। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स है, जैसे
जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, बट मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो नॉन शेड्यूल बैंक्स ही होते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं आरबीआई वेबसाइट पे, बात समझ आ रही है, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपको बस डिफरेंस समझना है। चलिए अब देखते हैं कि किन को क्या रखना पड़ता है, एसएलआर सीआरआर किसको रखना पड़ता है, किसको नहीं रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है जो शेड्यूल बैंक है दे नीड टू डिपॉजिट सीआरआर, बात समझ आ रही है, और आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और जो नॉन शेड्यूल बैंक्स है ये मेंटेन कर सकते हैं सीआरआर, ठीक है ना, लेकिन अपने साथ विद देमसेल्व्स, उनको आरबीआई के साथ रखना पड़ता था ना, बात समझ आ रही है, इनको अपने साथ रखना पड़ता है, बात समझ आ रही है। चलिए दूसरी बात, क्या शेड्यूल बैंक्स आर दे एलिजिबल टू बोरो और डिपॉजिट विद डायरेक्टली विद द आरबीआई, बात समझ आ रही है, जिसमें हमने देखा था रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बात समझ आ रही है, ये कुछ क्या थे, बोरो और डिपॉजिट फंड्स थे ना जो आरबीआई के साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे थे, दे आर एलिजिबल, बात समझ आ रही है, यस दे आर एलिजिबल, बट आर नॉन शेड्यूल बैंक्स एलिजिबल फॉर दिस। ये डिपेंड करता है आरबीआई का मूड जैसा होगा, उनको लगेगा कि नहीं देना चाहिए तो देंगे, बात समझ आ रही है। चलिए नॉन शेड्यूल बैंक्स में आपको अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप क्लियर हुई होंगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों को ज़रूरत है कि भाई आप जो डिपॉजिटर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो मनी है वो प्रोटेक्ट करो, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक्स है, ठीक है ना, उनको आप जो आरबीआई है उनको वो बंद कर सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई उनको शट डाउन कर सकता है, बात समझ आ रही, इफ़ दे डू नॉट डू दिस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आरबीआई के नॉर्म्स अप्लाई फॉलो करेंगे और फिर धीरे धीरे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बाकी सारे नॉर्म्स हो गए, वो अबाइड करते रहेंगे तो वो शेड्यूल बैंक बनते रहेंगे। यहाँ पे अगर उन्होंने कोई भी गलती कर दी तो आरबीआई उनको बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर शट डाउन कर सकता है, बात समझ आ रही है। ओके तो अब आपने क्या देखा, शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, दोनों में आपके कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे और ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये इवेंट्स कैसे हुए धीरे धीरे। जैसे कि अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, बैंक्स तब कैसे थे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि सीक्वेंस में कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज करो, ठीक है। 1770 की अगर हम बात करें, आज़ादी से बहुत पहले प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेटअप हुआ था कैलकाटा में, लेकिन यूरोपियंस जो है वो इसको ओन कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद 1806 से लेके 42, ठीक है ना, 1806 से लेके 1842 3 प्रेसिडेंसीज बैंक की सेटअप हुई, ठीक है ना। पहले बंगाल, ठीक है ना, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, बात समझ आ रही है। तो जितने भी ये 3 थे, ठीक है ना, उनको राइट दिया गया कि आप इशू कर सकते हो करेंसी, क्या कर सकते हो, करेंसी इशू कर सकते हो। 1921 देखो, आरबीआई अभी आया भी नहीं था, आरबीआई से पहले की बात चल रही है, लेट मी रिमाइंड यू। 1921 में क्या हुआ था, 1921 में इनको कंबाइन किया गया, ठीक है ना, और क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक, क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एसएससी सीजीएल में पूछा गया इससे पहले कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बात समझ आ रही है, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज पे बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे। इनको 1861 में इनको क्या दिया गया कि भाई साहब आप करेंसी इशू कर सकते हो। 1921 में इनको कंबाइन किया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसी को 1955 में नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, initially known as Imperial Bank of India, and then in 1955 it came to be known as State Bank of India, SBI, that is it। चलिए उसके बाद 1894 की अगर हम बात करें, PNB, पंजाब नेशनल बैंक सेटअप हुआ था, बात समझ आ रही है। ये इंडिया ओन्ड, पहला इंडिया ओन्ड बैंक था, बात समझ आ रही है। और लाला लाजपत राय ने इसमें बहुत हेल्प की थी, इसको सेटअप करने में, हेल्प इन द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्या, लाला लाजपत राय, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ये पहला इंडियन ओन बैंक था। 1894 की बात चल रही है। एंड देन 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा सेटअप हुआ था, ठीक है ना। इसी तरह 1913 एंड 30s की अगर हम बात करें, फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे राइज होती गई। काफ़ी सारे बैंक्स निकले, जैसे हमने ऊपर देखा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है ना, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, त्रिवेंतकोर, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे इनके अपने बैंक्स निकले, ठीक है ना, नवाब्स के। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1940s की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद 2017 में क्या हुआ, ये सारे मर्ज किए गए SBI के साथ। कहाँ, SBI के साथ इनको मर्ज किया गया अल्टीमेटली, ठीक है ना। इनको एसोसिएटेड बैंक्स ऑफ SBI नाम दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे इनको SBI ही बनाया गया, मर्ज किया गया। पहले इनको एसोसिएटेड बैंक्स बनाया गया SBI के साथ, उसके बाद मर्ज किया गया। ये आपको क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई, बात समझ आ रही है।
चाहे बैंक से आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ है उनकी नेशनलाइजेशन हुई पहले राउंड में, ऑलमोस्ट 69 to 70 बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई। फिर राउंड 2 में आपका जो बैंक नेशनलाइजेशन है इट रोज़ टू 80 बैंक्स नेशनलाइज किए गए, ठीक है ना। तो मिड 50s की अगर हम बात करें, सिर्फ SBI, LIC वगैरह, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, 1950s की बात कर रहे हैं, SBI, LIC वगैरह ये नेशनलाइज हुई थी। फिर धीरे धीरे आज अगर आप देखो कितने नेशनल बैंक्स हैं हमारे जिनकी नेशनलाइजेशन हुई है। ओके, तो अगर हम बात करें 1950s और 60s की, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, 188 इलीट पीपल कंट्रोल द इकोनॉमी, बात समझ आ रही है। और टॉप 20 बैंक्स जो थे वही सारा कुछ देख रहे थे और ऑलमोस्ट यही 200-150 लोग ही कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमी को। तो एक रुकावट बन रही थी ना ये इकोनॉमी में, बैंक्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बैंक्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में एक नेक्सस क्रिएट हो गया, बात समझ आ रही है। तो जो रेकलेस लैंडिंग जिसको बोलते हैं, आप लोन दिए जा रहे हो और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, बात समझ आ रही है, लालच में आ रहे हो, इसी तरह बैंक्स फेल होते गए, ठीक हो, RBI को उनको क्लोज करना पड़ा, ठीक है। तो इसी तरह बैंकिंग, जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, जो प्राइवेट बैंक्स है आपके, बात समझ आ रही है, वो अनविलिंग थे कि भाई साहब हम रूरल एरिया में क्यों बैंक खोले, हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज दे आर आफ्टर प्रॉफिट। तो दे डिड नॉट हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पोअर, उन्होंने गरीबों को उसमें इंक्लूड नहीं किया, वो रूरल बैंक्स में अपना ब्रांच खोलने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। MSMCs हुए आपके, फार्मर्स हुए आपके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी ड्यूरिंग 1950s एंड 60s में। दैट इज़ वाई दीज बैंक मर्जर, बैंक्स फेल्ड एंड RBI हैड टू क्लोज दैम, ये सारी चीज़ें जन्म लेती गई। तो अगर 1948 की बात हम करें, RBI ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट, RBI ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट आया, बात समझ आ रही है, जिसके अंडर RBI टेक ओवर करता था बैंक्स को, बात समझ आ रही है। और क्या हुआ, ठीक है, 1955 की अगर हम बात करें, इंपीरियल बैंक नेशनलाइज हुआ और उसको SBI बनाया गया, बात समझ आ रही है। इसी तरह 1955 और 56 की बात करें, जो LIC है, LIC एक्ट जो है, उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को अपने साथ ले लिया, तो LIC ने भी ये सारी चीज़ें की। उसके बाद 1963 की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, इनको भी आपस में मर्ज किया गया, फिर ये जाके SBI बन गए, बात समझ आ रही है। तो ये सारी धीरे धीरे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऊपर से ओवरव्यू मिला, ठीक है। अब अगर रीसेंट रिफॉर्म्स की बात करें, हमारे गवर्नर RBI के एक्स गवर्नर नरसिम्हम, M नरसिम्हम, 2021 में इनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने नरसिम्हम कमेटी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की थी, बात समझ आ रही है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते, बट इसमें इंपॉर्टेंट यही बनता है जो M नरसिम्हम है, क्या, जो M नरसिम्हम है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स, क्या, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक एक्स गवर्नर थे RBI के। चलिए, अब इसमें टर्म आती है आपकी कि भाई साहब आप हमें बताओ ये कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स क्या होती है, क्या कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स, डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है ना, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या PSBs इनको आप कहेंगे, ठीक है ना। तो दो रिफॉर्म्स आई, कितनी, 2 रिफॉर्म्स, नंबर 1 मर्जर ऑफ बैंक्स, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है और मर्जर ऑफ बैंक्स क्या होता है, ठीक है ना। A एंड B बैंक है, बात समझ आ रही है, ये वीक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, इनका मर्जर होगा, क्या होगा, मर्जर होगा किसके साथ, यहाँ पे आगे बैठा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इनका जो स्टाफ है, इनका जो कस्टमर है, इनका जो डिपॉजिट्स है, वह सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब से ये बैंक ऑफ बड़ौदा देखेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब मर्जर होगा तो इनका जो डुप्लीकेट ब्रांच होगा, ATM सर्वर होगा, वो सारा क्लोज होगा, बात समझ आ रही है। इसी तरह इनका जो स्टाफ है वो जाके दूसरे बैंक में उनका जो है अकॉर्डिंग टू दियर सीनियरिटी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, वो सारा बाकी बैंक देखेगा, ठीक है। तो जो कंसोलिडेशन में आपका मर्जर आपने देखा, ठीक है ना, जैसे कि 2008 और 10 की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इनको मर्ज किया गया SBI के साथ, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर रिसेंट की बात करें, 2019 विजया एंड दीना बैंक, इनको मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। चलिए, अब देखो ये मर्जर कैसे होता है, एमलगेशन इसमें टर्म आती है, क्या आती है, एमलगेशन, यहाँ आप बोलो एमलगेटिंग बैंक, दूसरा आपका आता है एंकर बैंक, बात समझ आ रही है। ये दो चीज़ें क्या होती है, एमलगेटिंग बैंक जो मर्ज हो रहा है, जैसे ऊपर ने आपने देखा विजय एंड दीनानाथ, एंकर बैंक है जिसके साथ हो रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये 2 टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो नाउ यू नो कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे होता है, मर्जर किया जाता है या तो प्राइवेटाइजेशन की जाती है। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, आपने मर्जर देखा कि भाई साहब
कोई बैंक फलाना बैंक था, ए एंड बी इनको मर्ज किया गया सी बैंक के साथ, क्यों किया गया, ठीक है, ये एंकर बैंक बन गया आपका, ये एमलगेटिंग बैंक्स बन गए, तो देयर माइट बी सम रीजंस एंड नाउ यू नो द रीजंस, ठीक है ना। चलिए, ये आपने मॉनेटरी पॉलिसी में भी देखा था बैंक्स फेल कैसे होते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल रेकलेस लैंडिंग, बाकी सारी चीज़ें। चलिए, दूसरा होता है आपका, दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू भी आपकी कंसोलिडेशन होती है। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है, इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है, कैसे ये इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट। देखो प्राइवेटाइजेशन, देखो गवर्नमेंट के पास अगर मोर देन 50% शेयर्स है, कितने, मोर देन 50% शेयर्स है, तो वो एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है ना। बात समझ आ रही है, लार्जर शेयर होल्डिंग तो गवर्नमेंट है। बात समझ आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका जो इनका जो 51% फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग है, ये सेल करेगा। ये किसको सेल करेगा, प्राइवेट जो आपके पार्टीज़ होंगे, प्राइवेट कंपनीज होंगे, उनको सेल करेगा, तो वो एक प्राइवेटाइजेशन होगी, ठीक है ना। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक था, ठीक है, इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया गया। बात समझ आ रही है, बाय सेलिंग क्या, द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग, तो ये कन्वर्ट हो गया ना प्राइवेट सेक्टर बैंक में। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे एक्सिस बैंक, क्या करेंगे, एक्सिस बैंक क्या था, गवर्नमेंट ओन था अर्लियर। बात समझ आ रही है, तो पहले एक्सिस बैंक का नाम क्या था, यूटीआई बैंक, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद एक्सिस रखा गया, तो एक्सिस अब क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसी तरह आईडीबीआई बैंक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये आप ऊपर ऊपर से सर्च भी कर सकते हो कि कौन सा बैंक क्या है, इतना तो नहीं पूछते। चलिए,